हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाला क्लास इकाई नंबर 6 चल रहा है आपका, पहले तो जान लें ये इकाई नंबर 6 है। इकाई नंबर 6 है साइंस का क्लास का। साइंस के क्लास का इकाई नंबर 6 का भाग 2 है। जितने भी प्रशिक्षु अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उनसे विनम्र विनती है भैया कि पिछला क्लास जरूर देख कर आएँ, तभी ये क्लास समझ में आने वाला है। क्योंकि हमने वहाँ पे कार्बन के मैक्सिमम जो बेसिक हैं वो हमने जाना था, और वह सारी चीज़ें आपके पेपर में आएंगी, आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है बच्चे कि आप जो है ना कि इसको यूपी टेट के फॉर्म में भी, यूपी टेट का जो फॉर्म आएगा वो यूपी टेट के लिए भी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 50 नंबर जीके आने वाला है ना, तो जीके जीएस तो बस सारी चीज़ें कवर होंगी। आप ऐसा ना माने, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन शिक्षण का एक तरह से मोटिव है ना कि बच्चों को अब यही क्लास हम यहीं पे टेट लिख देते यूपी टेट, तो यूपी टेट का हो जाता है ना। समझ रहे कि नहीं? ऐसा सब कुछ हमारा मानना नहीं है हम लोग का मानना सिर्फ यह है, मोटिव सिर्फ यह है कि बच्चे किसी एक जगह से अच्छी चीज़ों को ग्रैब कर पाए और अपना पढ़ाई शेड्यूल बना पाए। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ रखा था कार्बन के 2 रूप होते हैं। यहाँ ये लास्ट टॉपिक था, और क्रिस्टली अक्रिस्टली के बारे में हमने जाना था। जो क्रिस्टली होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित इन द सेंस कि एक तरह से निश्चित होता है, निश्चित व्यवस्था में वो बने होते हैं। उनकी जो व्यवस्था होती है, जो उनकी संरचना होती है ना, एक कार्बन के रूप में निश्चित होती है, निश्चित आकृति के रूप में होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था, हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के क्रिस्टलीय स्वरूप हैं जिसको हमने जाना था। यही होते हैं जब व्यवस्था में एक अंदर की एक अंदरूनी व्यवस्था हो जाती है इनके पास, वही हो जाते हैं क्रिस्टली रूप। इसी को बोलते हैं क्रिस्टली रूप, क्रिस्टली अपर रूप कार्बन का। अब दूसरा जो था बेटा वो अक्रिस्टली था। जो अक्रिस्टली था उसका कोई भी संरचना नहीं था, है ना, उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं था, कोई भी व्यवस्थित ढंग से उसके अंदर कोई संरचना नहीं था। इस वजह से हम उसे क्या बोलते थे? अक्रिस्टली रूप। जैसे हमने पढ़ रखा था लकड़ी का कोयला, है, जो कास्ट चारकोल होते हैं, जो लकड़ियों से बनते हैं चारकोल। आज एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे, सबकी संरचना बनाएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और यही एज इट इज आपको लिखना है बेटा अपने कॉपी में। और अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो 100% बता रहे हैं, 96% कहीं नहीं गया है, मानना है अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखें तो। ठीक है ना। जंतु चारकोल, यह भी अक्रिस्टली का रूप है बेटा। लैंप का ब्लैक कालिख जो होता है वो भी अक्रिस्टली का रूप है। और इसमें कार्बन की उपस्थिति जो होती है इसके बारे में हम पूरा जानेंगे डिटेल से। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्रिस्टली रूप है ग्रेफाइट लेते हैं। ग्रेफाइट एक बार आप फटाफट शेयर करिए, जितने बच्चे जुड़े हैं वो शेयर करें, जो नए बच्चे हैं उनको बता दें पिछला क्लास जरूर देखें भैया, सारे क्लास देखें जरूर वो। अब देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको कल हम बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था, नॉर्मल चीजें, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल रहेगा ऊपर, है ना, क्योंकि आप में जितना है उतना पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा ऊपर अप कर देंगे जिससे आपको यूपी टेट में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चे हमारे, आप लोग अपना जो है नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते चलिए। ठीक है, चलिए। ग्रेफाइट शब्द पता है कहाँ से लिया गया है? एक ग्रीक भाषा है। कैसा भाषा है? ग्रेफाइट शब्द एक ग्रीक भाषा है जिसे हम बोलते हैं ग्रेफो। ग्रेफो से बना है। ग्रेफो का मतलब क्या होता है? ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना होता है। ग्रेफाइट से हम लोग पेंसिल में देखते हैं, आप लोग ग्रेफाइट ही लगा होता है, ग्रेफाइट से पेंसिल बनाए जाते हैं। अब हमने कल पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है। क्यों होता है इसका कारण भी बताएंगे जब संरचना बनाएंगे। देखिए संरचना बनाते हैं पहले। ग्रेफाइट में बेटा जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन के जो परमाणु होते हैं ना वो ऐसे बने होते हैं, छह संरचना में ऐसे 6 मतलब खटकोड़ी होते हैं, खटकोड़ी के रूप में होते हैं। और यहाँ पे इनकी संरचना ऐसे होती है। देखिएगा हम बना रहे हैं इसको, आप भी अपनी कॉपी पे ड्रॉ करने की कोशिश करिए, हम भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छा बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लोग तो हैं ही, थोड़ा सा समझदार हैं, थोड़ी समझ सकते हैं। देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है। इनकी संरचना 6 आकृति की बनी होती है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, है ना। ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है खटकोड़ी संरचना इनकी, इस तरह होती है ग्रेफाइट की संरचना होती है। इस तरह होता है ग्रेफाइट का संरचना। ये ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट में कार्बन के जो परमाणु ऐसे बंधे होते हैं कि वे अनेक समतली परत बनाते हैं, अनेक समतली परत बनाते हैं। एक नहीं, यह 6 है ना, नीचे छल्ले के रूप में, ऐसे ऐसे छल्ले के रूप में है बना हुआ, पूरा 6 कार्बन के साथ, 6 कार्बन के साथ पूरा समतली रूप नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक बना हुआ है। ऐसा नहीं है केवल बारीक वाले पे, केवल नीचे वाले पे है,
ऐसा कुछ नहीं है। पूरे ग्रेफाइट में जो पेंसिल वाला होता है सब में इस तरह छल्ले बने हैं 6 कार्बन के, और वो प्रत्येक परत जो 6 कार्बन के परमाणु के बने होते हैं उन्हें बोलते हैं खष्टकोणीय छल्ला। क्या बोलते हैं? खष्टकोणीय छल्ला या फिर रिंग बोलते हैं। खष्टकोणी, खष्टबाहु आपने पढ़ा होगा मैथ में, मैंने पढ़ाया हुआ है। खष्टबाहु मतलब कि 6 भुजा वाले, बस वही होता है। 6 कार्बन होते हैं जो कि क्रिस्टली रूप में छल्ले के रूप में ऐसे नीचे तक होते हैं पूरा, उसे ही बोला जाता है व्यवस्थित रूप। अब यह हमको व्यवस्थित रूप पता हो गया तो इसका मतलब क्या है? यह क्रिस्टली रूप है, ये क्रिस्टली रूप है और व्यवस्थित होते हैं। तो इन एक एक कार्बन के बीच में जो एक कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ये वाला, इनके बीच में इतना डिस्टेंस नहीं होता जितना बनाए यहाँ पे, बिल्कुल बारीक सा डिस्टेंस होता है, नॉर्मल सा। इस वजह से हमको खुदरे नहीं दिखाई देते हैं, इनको टच करने पर मुलायम दिखाई देता है। मतलब मुलायम पता चलता है कि हाँ बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कह लीजिए कि मुलायम प्रतीत हो रहा है, मुलायम महसूस हो रहा है, कह लीजिए कि ना, मतलब कि स्नेहक के रूप में, स्नेहक जैसे होता है ना मुलायम, हाथ से छुओ तो सरफेस जो है बिल्कुल कैसा होता है? स्नेहक के रूप में होता है ना, मुलायम होता है। बस इसकी भी परत बिल्कुल स्नेहक के रूप में होती है, इस वजह से क्योंकि इसका जो कार्बन होता है बिल्कुल पास होता है, बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है। ये बात आप लिख लेंगे कॉपी पे। अब देखिए ग्रेफाइट स्लेटी रंग का भी हो सकता है ना, और यह चिकना मुलायम भी हो सकता है। यह सारी चीजें आपको लिखना है। अब एक बात आपको पता होगा, आप घर में बल्ब जलाते हैं, अपने बल्ब जलाते हैं तो बल्ब किसका बना होता है? आप तो मान लीजिए आपका CFL आ गया है ना, CFL लोग जलाते हैं घर में, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? येलो वाला 100 वाट का लगा के, ये गाना है एक ना, तो इस तरह पे आप कर सकते हैं उसे। 100 वाट का जो लगता है बेटा, उसमें आपको पता है 1 महीना जलाए तब तक ससुरा फ्यूज हो गया तो बस फेंको उसे। बदली नहीं होती है थी पहले बदलने का जाते थे ना, तो उसमें मार्क वगैरह नहीं लगाते थे। अब क्या होता है, जो CFL है उस पर लगा देगा कि 1 साल बाद आपका वापसी है। तो हम क्या करते हैं, अगर 1 साल के बाद थोड़ा सा फ्यूज हो गया तो कोशिश करते हैं कि उसको मिटा उठा के इरेज करके बना देते हैं थोड़ा सा डेट पहले। तो चालाकी करते हैं, लेकिन पकड़ लेता है दुकान वाला। लेकिन उसमें क्या होता था बेटा, जो आपका बल्ब होता था वो जब फ्यूज हो जाता था तो उसको हम वापस नहीं कर सकते थे, वह गारंटी में नहीं होता था। क्यों? और बल्ब जो होता था गलनांक उसका बहुत उच्च होता था। बल्ब देखे थे जो शीशे वाली थी, वो पिघलता था? कभी नहीं पिघलता था। क्यों? प्लास्टिक का लगाएं पिघल जाएगा। क्यों नहीं पिघलता था? क्योंकि उसका जो गलनांक पॉइंट बेटा बहुत उच्च होता था, लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ग्रेफाइट की मतलब गलनांक होता है बेटा, कितना होता है पता है? 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख लीजिए 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। 3700 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसे जलाएंगे ना, डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब जाके इस ससुरा राखी बनेगा। और राखी बनेगा तो इससे हाथ से छुएंगे ना तो बिल्कुल मुलायम दिखेगा, मुलायम महसूस होगा, स्नेहक के रूप में फील होगा। बस यही कारण था जो हमने कल बताया था आपको कि क्यों ये मुलायम होता है। तो आज पता चल गया हमारे प्रशिक्षुओं को। अच्छी बात है, फटाफट आप एक बार शेयर करिए, दबा के हचक के शेयर करिए दबा के। सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जितने प्रशिक्षु हैं, जितने भी यूपी टेट के फॉर्म देने वाले, पेपर देने वाले हैं, सबके पास पहुंचना चाहिए। ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी मेहनत की जा रही है सिर्फ आप लोग के लिए। चलिए अब देखिए, यदि विद्युत का सुचालक देखा जाए तो विद्युत का एक तरह से सुचालक होता है। कभी ऐसा नहीं करिएगा कि इसको उठाएं चलें अपना, मतलब कहीं भी प्लग वगैरह में डाल दें पेंसिल से, तो ऐसा नहीं करेंगे। अब पेंसिल पकड़ के डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पेंसिल क्योंकि लकड़ी का होता है ना ऊपर, और अंदर होता है लेड ना, तो आप डाल सकते हो। लेकिन कभी इसको मतलब छीलने के बाद पेंसिल दोनों तरफ से, एक तरफ अगर आप पकड़ लेंगे, दोनों तरफ से मान लीजिए पेंसिल छील लीजिए, दोनों तरफ, अगर आपको पता करना हो सुचालक है कि नहीं, लेकिन ऐसा करिएगा नहीं आप लोग बेटा, क्योंकि खतरा हो सकता है। अगर आप पीछे की तरफ छील लिए, आगे की तरफ छील लिए, अब पीछे की तरफ जो छीले हैं पेंसिल का लेड उसको पकड़ लीजिए, आगे की तरफ जो छीले हुए हैं उसको डाल दीजिए किसी प्लग में, करंट मारेगा, फेंका जाएंगे। तो इस तरह यह सुचालक का काम करता है, सुचालक जिसमें कि करंट फ्लो करता है। तो इसमें भी करंट फ्लो करता है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। ये चीज़ लिख लेंगे, इसका जो उपयोग है विद्युत के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, पेंसिल में किया जाता है, और अनेक अपरूप के रूप में किया जाता है। जब यह अपरूप होता है बेटा, इससे ऑक्सीजन से क्रिया करके ये कार्बन का CO2 बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ये चीज़ आप लिख लेंगे। यह रहा ग्रेफाइट के बारे में पूरा। अब हम चलते हैं हीरा के बारे में। कल बताए थे डायमंड के बारे में, क्या बताए थे कि क्यों कठोर होता है, क्यों कठोर होता है, आखिर क्यों कठोर होता है। वाइट भी होता है और कठोर भी होता है और चमकदार भी होता है। सब आज क्लियर होगा आपका। हीरा के बारे में देखिए, हीरे की जो संरचना होती है वो आपस में, पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसमें जो कार्बन का एक परमाणु होता है बेटा, अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। जो एक कार्बन का परमाणु होता है ना, ऊपर वाले में क्या था, खटकोणीय था। इसमें एक कार्बन का परमाणु 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। तो क्या चतुष्फलकी होता है?
नहीं, चतुष्फलकी नहीं होता है। इसकी आकृति जो होती है त्रिविमी होती है, त्रिविमी लिख लीजिएगा। जो हीरा होता है, हीरे की जो आकृति होती है, देखिए हम एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कुछ होता है ना, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे कुल्फी के जैसा होता है कुछ। तो यहाँ पे जो इसकी आकृति होती है कैसी होती है, त्रिविमी होती है। अभी हम इसका रियल इमेज भी बनाते हैं, रियल नहीं, मतलब 3D तो नहीं बनाएंगे, 2D ही बनाएंगे, आप लोग देखेंगे। त्रिविमी, त्रिविमी होता है। क्यों, इसका कारण क्या है? तो बोलेंगे सर जो इसका एक कार्बन का परमाणु होता है ना, अपने से 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। एक कार्बन का परमाणु अपने से 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, आप लिखेंगे कॉपी पे। चलिए अब देखिए, अगर हम बनाते हैं इसका असली फिगर, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, छोटा थोड़ा बनाते हैं ये कार्बन का एक परमाणु का, ये अपने साथ 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, ऐसे 1 2 3। देखिए एक यहाँ से ऐसे ऐसे बनाइए, बनाते चलिए, बनाना है बनाइए, सभी लोग बनाएंगे। ऐसे होता है, त्रिविमी के आकार का होता है बेटा। इसका एक परमाणु ना ऐसे जुड़ा होता है, हर एक से जुड़ा होता है, हर 4 से जुड़ा होता है, अपने में 4 परमाणुओं से लेकर जुड़ा होता है। इस तरह आप संरचना बना लेंगे एक। ये संरचना कॉपी बना लेंगे। इस तरह होता है हीरे की संरचना। अब पता है आपको यह क्यों कठोर होता है? क्यों कठोर होता है? ग्रेफाइट में जब हम लोग इसमें यूज करते हैं कि यह जान लीजिए क्रिस्टलीय अपरूप है, यह भी क्रिस्टलीय अपरूप है इस वजह से क्योंकि इसकी भी संरचना व्यवस्थित है। अभी तुमने बताया क्योंकि इसमें 4 परमाणु होते हैं, चारों परमाणु अपने से 4 परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, चारों कार्बन के परमाणु। इस वजह से इनका जो संरचना होता है क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टली तो क्लियर हो गया होगा आपका ना, क्योंकि संरचना अगर बना है तो क्रिस्टली, नहीं बना है तो अक्रिस्टली। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए ये जो होते हैं बेटा चतुष्फलकी होते हैं क्या? चतुष्फलकी नहीं होते, चतुष्फलकी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनका जो व्यवस्था होता है चतुष्फलकी के रूप में होता है, इस वजह से ये कठोर होते हैं। बस यह बात है इनका कठोर होने का। बात क्लियर है? क्यों कठोर होते हैं क्या बताएंगे? क्योंकि जो इनकी संरचना होती है, जो ये परमाणु से बने होते हैं, 4 परमाणु से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से इनकी जो संरचना होती है, व्यवस्था होता है, वह चतुष्फलकी होता है। लेकिन इनकी आकृति त्रिविमी होती है, त्रिविमी होती है। त्रिविमी मतलब समझ रहे हैं, 3D। त्रिविमी मतलब 3 दिशा होती है इनकी, हम तीनों दिशा से देख सकते हैं इनको। जैसे कि यहाँ पे तो 2D है, क्योंकि 3D यहाँ पे संभव नहीं बनाना, तो आप 3D के रूप में इसको जानेंगे। 3D होती है, इसमें चमकदार क्यों होता है, यह कारण बताइए। चमकदार आखिर क्यों होता है, क्यों चमकता है ससुराई? तो बोलेंगे क्योंकि ये इस वजह से यह चमकता है जब इसमें प्रकाश की लाइट इसमें इंटर करती है। जब यहाँ पे प्रकाश की लाइट यहाँ पे गिरती है, इसके ऊपर गिरती है, तो ये क्या काम करता है भैया? फैला देता है, फैलाता है एक दूसरे के साथ। इसकी आकृति त्रिविमी होने के कारण एक दूसरे के साथ फटाफट लड़ती है, इधर उधर लड़ना स्टार्ट कर देती है, उसके निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इस वजह से आप देखे होंगे कि एक मूवी भी है गोलमाल करके, वो गोलमाल है जो अक्षय कुमार का है, उसमें भी देखेंगे कि जो जब वो हीरे लेने आता है तो उसको बहुत सारे इमेज दिखाई देते हैं, उसको समझ में नहीं आता है हम असली है कि वो असली है। इस तरह उसमें संरचना बन जाता है। इसमें बहुत सारी आकृति बन सकती है, फिगर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश की लाइट निकल नहीं पाती एक बार इंटर होने के बाद, एक बार घुसी तो निकलती नहीं, इस वजह से चमकता है। इसे बोलते हैं क्या? इसे क्या बोलते हैं? आपने प्रकाश के चैप्टर में पढ़ा होगा, हम पढ़ाएंगे अगर नहीं पढ़े होंगे आप तो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है एक, जिसके कारण ये चमकता है। बस यही कारण है इसके चमकने का। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो आगे चलते हैं बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, चमकने का कारण पता हो गया, कठोर होने का कारण पता हो गया, इसकी आकृति पता हो गई। आकृति पता हो गया तो मतलब हमको यह पता हो गया कि क्रिस्टली होता है। इतनी बात क्लियर है? अब हीरे का उपयोग बता दीजिए। तो आपको पता है जब कभी भी स्कूल में, कॉलेज में जब हम पढ़ते थे हम लोग, तो अभी भी आप लोग जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, लोग बोलते हैं ना इस ससुरा बहुत ही बदमाश है, ये बदमाश है, तो इसके साथ अगर बदमाश वाला कोई लड़का मिल जाएगा तभी इसकी एकड़ी ढील हो जाएगी, ऐसा बोलते थे ना। तो जो यह हीरा है ना, हीरा खुद हीरे को काटने का उपयोग करता है। हीरा जो है खुद को काटने में इसका उपयोग होता है। जो हीरे से हम लोग ज्वेलर बनाते हैं ना, कोई अलग धातु से थोड़े काटा जाता है उसे, वो हीरे से ही काटा जाता है। और इसको छोटे छोटे रूप में बनाते हैं हम लोग, रिंग बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं। सबसे पहला उपयोग यह लिख लीजिए इसका। दूसरा उपयोग क्या है? इसको जो शीशा हो गया, कठोर शीशा हो गया, कठोर ग्लास हो गए। ग्लास में भी कई टाइप होते हैं, आपको पता है ना, जो कि आपका प्रयोगशाला में यूज होता है, प्रयोगशाला वाले बर्तन हो गए, वह हो गए, वो तो नॉर्मल होते हैं। और जैसे पायरेक्स कांच हो गया, पायरेक्स कांच हो गया, तो इस सब कांच को काटने में भी इसका उपयोग होता है।
कांच में छेद करने में भी इसका उपयोग होता है हीरे का। तो यह उपयोग आप लिख सकते हैं। अब अच्छा, हीरा कहाँ पाया जाता है? कोई बच्चा बताएगा कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है हीरा? सबसे ज़्यादा हीरा जो है बेटा कर्नाटक के गोलकुंडा में पाया जाता है और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है। पन्ना का खान भी है। पन्ना का खान इसलिए फेमस है क्योंकि पन्ना एक जिला है, जिले के नाम से पन्ना का खान फेमस हो गया। जैसे अगर बोलते हैं कहीं अगर समोसे वगैरह ज़्यादा बिकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जलेबी वगैरह जिस जगह पे, तो उस जगह का जलेबी उसी के नाम से, उस जगह के नाम से फेमस हो जाता है ना? समझ रहे कि नहीं? बस यही काम इसका भी है। कहाँ पे ये पन्ना का खान है? पन्ना का खान मध्य प्रदेश में है। पन्ना के खान में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गोलकुंडा का खान कर्नाटक में है, वहाँ पे भी हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है बेटा। एक सतना है, सतना भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से भी हीरा निकलता है। ये चीज़ आपको लिखना है। ये मत सोचिए हम ज्योग्राफी पोर्शन में घुस गए, नहीं, ये आप लिखेंगे अपने साइंस वाले में, कार्बन वाले चैप्टर में। हम तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा बिल्कुल धांसू तरीके से वह भी पढ़ेंगे आप, है ना? इसके बाद बांदा भी एक जिला है, लेकिन हमारे यूपी का है ससुराई, तो यूपी में भी पाया जाता है हीरा। ऐसा बात नहीं कम पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। ये चीज़ लिख लेंगे। यह था बेटा हीरे से रिलेटेड। थोड़ा सा झाग आ रहा है, ये चीज़ आप लिख लेंगे। लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं किस पे? फुलरीन। आपको बताए थे ना, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, बकमिस्ट्रीन फुलरीन उसका पूरा नाम है। यह क्या है? हीरा और ग्रेफाइट और बकमिस्ट्रीन फुलरीन ये कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में आ जाते हैं, क्रिस्टलीय संरचना में आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। इसी तरह आपका फुलरीन है, फुलरीन लिख लीजिए। मात्रा मत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ी है कि छोटी है हमको नहीं पता, तो आप लिख लीजिए बस। ये फुलरीन है। ये उच्च ताप पर जो ग्रेफाइट होता है, अगर उसी को उच्च ताप पर, अत्यधिक ताप पर गर्म कर दें, अत्यधिक दाब और ताप पे अगर ग्रेफाइट को गर्म कर देना, तो बन जाता है अपर रूप, संश्लेषित हो जाता है। संश्लेषित होकर बेटा वो बन जाता है फॉर्म के, मतलब संश्लेषित फॉर्म जो होता है उसका, वो बन जाता है फुलरीन। लेकिन अगर उसी को और गर्म कर देना ग्रेफाइट को, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बेटा जैविक ईंधन है हमारे, इसके बाद वाले वीडियो हम लाएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन के कितने रूप होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सबके बारे में पढ़ेंगे। बहुत आनंद के साथ पढ़ेंगे। आज बस इसको देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आता है। सारी बातें जो बोल रहे हैं वो लिखते चले आप, है ना? अब देखिए फुलरीन की आकृति क्या होती है, इसका संरचना क्या होता है? बोलेंगे C60 बनाना पॉसिबल है? बताइए, C60 बनाना पॉसिबल है? अभी तुम 4 कार्बन से मिले हुए आकृति देखे, 3 कार्बन से मिले हुए आकृति देखे, 6 कार्बन से मिले हुए आकृति देखे, 6 कार्बन से मिला हुआ ग्रेफाइट, 4 कार्बन से मिला हुआ हीरा। लेकिन यह C60 कार्बन प्लस 70 कार्बन, मतलब 60 कार्बन का भी बना होता है और 70 कार्बन का भी बना हुआ मिलता है। इस वजह से इसकी आकृति बनाना पॉसिबल नहीं है। बस हम ये बोल सकते हैं यह गोले की आकृति होती है। इसकी आकृति जो होती है गोले की आकृति होती है, मतलब कि फुटबॉल का शेप होता है इसका, तो इस वजह से इसको फुटबॉल शेप करते हैं या फिर बकमिस्ट्रीन फुलरीन करते हैं। यह बकमिस्ट्रीन फुलरीन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक यूएसए का पागल साइंटिस्ट था, है ना, वह ढूंढा इसको, क्योंकि ससुरा सब ढूंढ के चले जाते हैं, दिक्कत तो हम लोग को होती है, पढ़ना तो हमको पड़ता है, तो बस उसी तरह यह मिला और वो अपने नाम पर ही रख दिया ससुरा। अब उसको C60 को हम लोग क्या बोलने लगे? बकमिस्ट्रीन फुलरीन बोलने लगे। तो आप इसको याद रखेंगे, अमेरिका का एक वास्तुकार था जो अपने नाम पर ही बकमिस्ट्रीन फुलरीन के नाम पर ही इसका नामकरण कर दिया। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? बकमिस्ट्रीन फुलरीन। आज अगर कोई पूछेगा इसको बकमिस्ट्रीन फुलरीन क्यों बोलते हैं, तो आप बताएंगे कारण, सिंपल सा, याद हो गया ना? अब इसके बाद बेटा इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। अगर हम ग्रेफाइट को कृत्रिम रूप से बनाना चाहते हैं, मतलब ग्रेफाइट से अगर हम कृत्रिम रूप से इसको बनाना चाहे तो कैसे बनेगा पता है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप को विद्युत भट्टी में डाल दें, जो विद्युत भट्टी होती है उसमें डाल देंगे, और तप्त कर भी बना सकते हैं हम ग्रेफाइट को। एक चीज आप नोट करके लिख लेंगे वहां पे, फिर से बोलते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिए, नोट करके लिखिएगा। अगर हम ग्रेफाइट को बनाना चाहें, ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कैसे बनता है आपको पता है? कैसे बनता है? तो बस हम बता रहे हो कारण, ग्रेफाइट को कृत्रिम रूप से कैसे बनाएंगे आप? जैसे आपने देखा होगा वात्या की तत्या ऐसा कुछ होता है, वात्या भट्टी होती है। जैसे कि जो चाय वगैरह बनाते हैं लोग, जो देखते हैं मार्केट में, तो उसमें देखते हैं नीचे से कोयला डालते हैं और ऊपर रख देते हैं टॉप, चाय बनता रहता है, उबलता रहता है, नीचे से फैन चला देते हैं मोटर वाला, या फिर उसको हौंकते हैं खूब कस के, दफ्ती से हौंकते हैं ना, तो वो क्या होता है? तेज जाता है। बस उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेफाइट को पका सकते हैं, तपा सकते हैं,
सॉरी कार्बन को पका तपा सकते हैं। जैसे ही कार्बन को पकाएंगे तपाएंगे ना, वो बन जाएगा क्या बेटा, ग्रेफाइट का रूप धारण कर लेगा। ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से बना कि नहीं बना, बनेगा। उसी को बोलते हैं विद्युत भट्टी। विद्युत भट्टी जो होती है ना, उसी में अगर कार्बन को हम जलाएं तपाएं ना, तो बन जाता है मेरा ग्रेफाइट का रूप। सॉरी, कार्बन को जलाएं तपाएं तो ग्रेफाइट का रूप बन जाता है। ये बात आप लिख लेंगे। इसके बाद अगर अगर उसे अधिक उच्च ताप और दाब पे गरमा दिए, अधिक दबा दिए, तो बन जाएगा क्या, वो पता है क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। हीरा बन जाएगा। तो आप बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो फिर सरकार की गिरफ्त में हो जाएंगे, ठीक है ना, बनेगा भी नहीं आपसे। चलिए, यह हो गया फुलनिंग की कहानी। अब हम थोड़ा चलते हैं, क्रिस्टलीय रूप खत्म हो गया बेटा, यह था क्रिस्टलीय रूप की कहानी, क्रिस्टलीय खत्म हुआ। अब हम आ जाते हैं अक्रिस्टलीय रूप पे। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देंगे हमें, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं, है ना। तब आते हैं हम आगे चलते हैं अक्रिस्टलीय रूप पे। ध्यान से बने रहिए, तब तक 1 मिनट आपको देते हैं शेयर का मौका। शेयर करिए फटाफट सारे बच्चे। सही है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में देखते हैं। अभी तक क्रिस्टली के रूप में देखे तो क्रिस्टली में क्या था, संरचना बिल्कुल भली भांति बन जाता था। C6 हो गया, 6 कार्बन मिलते थे ग्रेफाइट में, 4 कार्बन का संरचना हमको मिलता था हीरे में, 60 कार्बन का संरचना मिलता था फुलरीन में। अब अक्रिस्टलीय रूप में क्या होता है सर, अक्रिस्टलीय रूप में यह होता है बेटा कि ऐसे कार्बन जो कार्बन परमाणुओं में कोई भी संरचना बनती ही नहीं है कार्बन परमाणुओं से, ऐसे संरचना को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय संरचना बोलते हैं। अक्रिस्टलीय संरचना होते हैं मतलब कि क्रिस्टलीय नहीं होते हैं। दोनों बातें याद कर लेंगे, क्रिस्टलीय नहीं होने का कारण भी एक ही होता है कि अक्रिस्टलीय का मतलब भी एक ही होता है। अब जैसे कि कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल, काजल आपने देखा होगा कि दिवाली का जब अवसर आता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिया ले लेते हैं, एक दिया लेकर, क्योंकि उस समय काजल लगाने का एक शुभ मतलब शुभ होता है काजल लगाना रात में, मम्मी लोग जो लगाती हैं तो काजल पारती हैं। काजल पारने का मतलब समझ रहे हैं, जो काजल होता है दिया जला देती हैं, उसके ऊपर काजल मतलब एक और दिया रख देती हैं, जिससे क्या होता है कुछ टाइम बाद उस पर कालिख जम जाता है। अब वो पाकिस्तान की आकृति का होता है कि इंडिया का मैप होता है कि चाइना का मैप होता है, यह हमको पता होता है क्या, नहीं पता होता है। क्यों, क्योंकि वह अक्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय होने के कारण उसकी संरचना फिक्स नहीं होती है, उसमें कितना भी कार्बन ले लो आप, पता चलता है क्या, नहीं पता चलता है। इस वजह से उसको अक्रिस्टलीय कार्बन बोलते हैं बेटा, इस वजह से कि उसकी संरचना फिक्स नहीं होती है ना। तो आपने देख लिया दिवाली वाला, काजल वाला संरचना, इससे समझ जाएंगे कि अक्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय संरचना किसे बोलते हैं। अब देखिए पहला हमने बताया था अक्रिस्टलीय में आपको लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला यानी कि कास्ट चारकोल। कास्ट चारकोल क्या होता है, लकड़ी का कोयला। आप लोग फटाफट शेयर करिए, एक बार दबाकर सारे बच्चे शेयर करिए, देखते हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, प्रियंका हो गई, दिशा हो गई और प्रतीक्षा हो गई, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। और यशवंत साहब हो गए और इमरान खान हो गए, इमरान खान नहीं खान साहब हो गए, इमरान खान नहीं खान साहब हो गए, और अनुराग हो गए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हेल्प करते हैं, बोलते रहते हैं शेयर करिए शेयर करिए। तो आप लोग थोड़ा सा रहम तो खाया करिए, आप लोग की मेहनत कर रहे हैं भाई, तो आप लोग का कर्म है आप लोग का कि आप शेयर करेंगे। हमारा कर्म है आपको मटेरियल देना, आपका कर्म है कि आप शेयर करेंगे। धड़ाधड़ शेयर करिए बचवा, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है ना, तो आप चिंता ना करें, आप धड़ाधड़ शेयर करें। अब देखिए लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला यानी कि कास्ट चारकोल, जो लकड़ी से बनता है। अगर आप कभी देखे होंगे, ये सारी बातें आपको लिखनी है, ये मत बोलिएगा आपके सिलेबस में नहीं है, सारा सब कुछ है, आपको लिखना है। कास्ट चारकोल का मतलब समझते हैं, ऐसी लकड़ी जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यानी कि कम उपस्थिति में जले। कम उपस्थिति यानी अनुपस्थिति नहीं बोलेंगे, ऑक्सीजन की कम मात्रा उसे मिले, तब लकड़ी को अगर जलाएं तो हमको क्या मिलेगा, दहन करने पर यही लकड़ी का कोयला मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा घर में जब हम तापते हैं ठंडी के मौसम में तो क्या होता है बेटा कि धुआं निकलने लगता है। दादी बोलती हैं कि अरे धुआं हो रहा है, उसको थोड़ा जल्दी जलाओ, नहीं तो घर में धुआं फैल जाएगा। वो धुआं बहुत हम लोग के लिए हानिकारक होता है बेटा, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO, जो हमारे गाड़ी से निकलता है, गाड़ी के धुओं से निकलता है, वो जान भी ले सकता है, क्योंकि वही हमारे ब्लड पे जो होता है ना, RBC में बहुत तगड़े से घुसता है और घुल जाता है हमारे हमारे जो होते हैं ब्लड सेल होते हैं, उसमें घुल जाते हैं और जान भी ले सकते हैं, लंग्स को प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, लंग के जो फेफड़े हैं उसको बंद कर देते हैं और वहां से जान तुरंत खत्म। ऐसी कहानी आप सुनते होंगे पेपर में, जब भी तब तक बुढ़े लोग मर गए, कहाँ पे ऐसे सुनाई दिया, मतलब हर जगह सुनते हैं आप। उसी तरह होता है बेटा, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में तो नहीं कहेंगे, कम उपस्थिति में जब चारकोल यानी कि लकड़ी का काष्ठ जलता है तो हमें क्या मिलता है, लकड़ी का कोयला मिलता है, धुआं होने लगता है। तो उसी को लोग बोलते हैं कि अब इसे थोड़ा सा पानी उनी छिड़को, को दूसरे दिन जलाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जब भंजक आसवन करते हैं।
ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं? भंजक आसवन कहते हैं। ये लिख लीजिए, ये काले रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है? काले रंग का पदार्थ होता है। काले रंग का पदार्थ होने के कारण बेटा इसको एक तरह से कर लीजिए कि इसका प्रयोग जो है ना जल शोधन में करते हैं। जल शोधन में, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में सबसे अच्छा जो स्रोत है बेटा, जो जल निगम वाला पानी आता है उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, है ना। हम लोग जो पीते हैं जल निगम वाला, हम तो खैर नहीं, जो शहर में लोग पीते हैं, हम लोग गांव वाले नहीं, जो शहर में लोग बच्चे रहते हैं, बच्चे प्रशिक्षु रहते होंगे, वो जानते होंगे इसका हाल। उसमें क्लोरीन मिला होता है, उसका जो स्वाद होता है कुछ अजीब सा होता है ना। हमारा तो पीने का नहीं मन करता है उसको। अब देखिए, जब हम लोग अगर कभी काल के आपके सब्जी में या फिर डिश जो बना घर में नमक तेज हो जाता है, उसमें आप यही चीज डालकर ना थोड़ा सा कपड़े में बांध कर डालकर उसमें नमक कम कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा तरीका यह है, सब्जी में घी डाल दीजिए, घी की मात्रा, ऑटोमेटिक नमक का जो स्वाद होगा अपने लेवल पे आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? यह सब तरीके हैं बेटा, इसे ही बोलते हैं लकड़ी का कोयला कैसे बनता है। भंजक आसवन से बनता है। भंजक आसवन क्या है? हमने आपको बता दिया, ऑक्सीजन की कम मात्रा से अगर लकड़ी जलती है तो वह चारकोल का रूप होता है। चारकोल जो लकड़ी होती है, अगर ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाया जाए तो हमें क्या देता है? लकड़ी का कोयला देता है, कास्ट चारकोल देता है। बात क्लियर है? दूसरी चीज हमने कल बताया था आपको, जंतु चारकोल। जंतु चारकोल ये क्या होता है? जंतु चारकोल क्या होता है? जंतुओं से बना होता है क्या? बिल्कुल सही बोला आपने, जंतुओं से ही बना होता है। क्योंकि जंतुओं के हड्डी में बेटा क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट के साथ लगभग 12% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसको अगर हम जलाएं ना, भंजक आसवन करें ना उसका, तो हमें मिलता है जंतु चारकोल। सिंपल सा एक लाइन का है, आप इसे लिख लेंगे, सिंपल सा। अब देखिए भैया, इसका उपयोग कहां पे होता है जंतु चारकोल का? तब बताएंगे। इसका उपयोग सर चीनी उद्योग में होता है। चीनी उद्योग, जहां से चीनी बनता है, जो गांव में होते हैं कोल्हू, अब तो फिलहाल बहुत जगह कम हो गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, बैल को रखते थे, बैल का जो वो रहता था बेटा, क्या बोलते हैं उसे, बल्ली टाइप में होती थी, उसको बांध देते थे मशीन से और बीच में गन्ने डालते जाते थे, और कोल्हू मतलब उसे बोलते थे। अब बैल जो है घूमती थी, तो वहां से हमको रस मिलता था, जो जूस मिलता था, गन्ने का जो जूस मिलता था, उससे वो मिलता था, उससे हम गुड़ बनाते थे, चीनी बनाते थे। तो वही क्रिया तो है जंतु चारकोल का, एक तरह समझ लीजिए। जंतु चारकोल मतलब समझ गए ना। अब यह चीज है, देखिए, जो जंतुओं का हड्डी होते हैं वो कैसे होता है? भंजक का रूप होता है। बस इतना आप लिख ले, भंजक के रूप से बनाया जाता है। जंतुओं की हड्डियों के भंजक के रूप से बनाया जाता है। उसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा पाई जाती है और लगभग 12% कार्बन होते हैं। ये चीज लिख लेंगे आप। इसका उपयोग कहाँ होता है सर? ये हमने जान लिया। इसके बाद अगर बोला जाए जो फास्फोरस होता है, क्योंकि इसमें जो रंगीन कुछ हमको मिलते हैं, जैसे रंगीन करने के लिए हम इसमें फास्फोरस का यूज करते हैं, फास्फोरस यौगिक बनाते हैं रंगीन करने के लिए। जैसे देखते हैं आप, चीनी गुलाबी गुलाबी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, ज़्यादा होती है, इसमें गुलाबी हो जाती है। समझ रहे कि नहीं? तो यही होता है, उसे बोलते हैं P2O5। जो आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस का जो संकेत होता है P होता है। P2O5 मतलब पेंटा ऑक्साइड, एक होता है P4O10, यह भी उसी का रूप होता है। जैसे परमाणु की अगर बोला जाए, P जो आपका फास्फोरस, उसकी परमाणु की संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, तो बोलेंगे 15 है। आपको 30 तक परमाणु क्रमांक याद करना है भैया, बचवा याद करेंगे आप सभी लोग। और जिसको इसको याद है वो S लिखेंगे, जिसको इसको नहीं याद है ऑफलाइन होने के बाद नो लिख देंगे, है ना। तो हम याद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हमको देखिए याद है, कैसे बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलिनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस तरह 50 तक बोलेंगे हम, 35-40 तक बोल दिए। समझ आया? कुछ नहीं समझ आया तो आप याद करेंगे इसको। अब देखिए, दूसरा चीज है सुगर चारकोल। क्या होता है सुगर चारकोल? क्या होता है बच्चों? सुगर चारकोल ये शुगर से बना होता है क्या सर? हम कहेंगे हाँ, सही पकड़े आप, ये शुगर से ही बना होता है सुगर चारकोल। इसमें कुछ होता ही नहीं है, शुगर से बना होता है। यह भी एक अक्रिस्टलीय रूप है। इसे चीनी मतलब C12O22 मतलब C12H22O11 पर सांद्र गंधक के साथ अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये लिख लेंगे आप। अब गंधक का जो अम्ल चीनी से जल को अवशोषित कर देता है, मतलब अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, तथा कार्बन अवशेष बच जाता है, तो हमें मिल जाता है शुगर चारकोल। मतलब C12H22O11 प्लस करेंगे नहीं, पहले हम लगाएंगे। देखिए यह उत्क्रमणी नहीं होता है। उत्क्रमणी क्रिया आप सुने होंगे कि उत्क्रमणी मतलब कि, और अनुत्क्रमणी मतलब, उत्क्रमणी मतलब एक तरफ, अनुत्क्रमणी मतलब नहीं, सॉरी, उत्क्रमणी मतलब दोनों तरफ क्रिया हो जाए। जैसे कि जब H2 प्लस O2 होता है तो हमारा H2O बन जाता है। H2O बन जाता है, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन केवल रहता है तो H2O बनता है। अब H2O भी इधर टूटता है तो दोनों तरफ जब एरो होता है ना, इसे बोलते हैं उत्क्रमणी क्रिया।
उत्क्रमणी क्रिया मतलब दोनों तरह से हो सकता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी बना सकता है, पानी फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट सकता है, यह होता है उत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी क्रिया क्या होता है, जैसे बता रही है, एक तरफ तो बनेगा, दोबारा यहां से नहीं बनेगा शुगर। गुड़ से दोबारा शुगर बना सकते हो? चीनी बताओ। पट्टी जो घर में खाते हो, जो पेस्ट पट्टी का खाते हो, क्या उससे दोबारा गुड़ पा सकते हो? नहीं ना। तो यह सब होते हैं बेटा अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं मिलता है, इसे बोलते हैं H2SO4। H2SO4 के साथ जब हम लोग क्रिया कराते हैं H12 H22 11 का, तो हमें सबसे पहले देता है बेटा 12 कार्बन, 12 कार्बन देता है, प्लस क्या देता है 11 H2O, क्योंकि पानी को अवशोषित करता है ना बेटा। तो ये हो गया क्या 11 H2O। तो इस तरह हो गया जंतु चारकोल। अब आते हैं लैंप ब्लैक क्या होता है। लैंप ब्लैक यानी कि कालिक। कालिक क्या होता है, कौन बताएगा? कालिक क्या होता है भैया? लैंप ब्लैक कल हमने बताया था थोड़ा सा, आज पूरा डिटेल में बताते हैं। लैंप ब्लैक यानी कालिक क्या होता है? यह मोम अथवा तेल की वायु की सीमित मात्रा में जलकर हमें प्राप्त होता है लैंप कालिक। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप कभी लैंप से भी पढ़े होंगे। हम लोग बहुत पढ़े हैं। जब तक हम लोग इंटर में थे ना, तब तक हम लोग लैंप, वैसे कह लीजिए जब हम रूम पे भी रहते हैं ना, तो अगर कभी कल के लाइट वगैरह कट जाती है तो हम लोग कह लीजिए कि, क्योंकि पता है बाहर रहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे लाइटनिंग की सुविधा ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा बिजली वगैरह देना पड़ जाता हो, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कभी लाइट वगैरह कट जाती है तो मोमबत्ती जला लेते हैं, कैंडल। उस कैंडल के ऊपर एक आकृति बनती है, संरचना दिए के आकार की, उस वहाँ से धुआं निकलता है। इसी तरह सेम होता है लैंप में, जो लालटेन होता है, मम्मी लोग जलाती हैं लालटेन, उसमें देखेंगे लालटेन में ऊपर थोड़ा थोड़ा छेदा होता है बेटा, छेदा होता है, उस छेदा को कभी बंद कर दीजिए तो भभक के बुझ जाएगा। जो आपका लैंप होगा भभक के बुझ जाएगा। या फिर एक और लैंप आता है, ऊपर की तरफ खुला होता है, क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे, और उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर में क्या होता है, भक भक खटखट खटखट करता है, खटखट खटखट, तो ये ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ये होता है ना। चिमनी देख लीजिए, चिमनी में जो कालिक जम जाता है ऊपर, कभी काल के आप उसको अगर साफ करते होंगे, पुराने लोग जो भट्टी वगैरह खाना बनाते हैं तो साफ करने जाते होंगे, तो वहां पे भी देखते हैं ब्लैक ब्लैक जम जाता है, यही तो होता है लैंप कालिक। लैंप कालिक का मतलब केवल लैंप ही नहीं, कैंडल भी हो सकता है, चिमनी भी हो सकता है। लैंप तो केवल नाम है, क्योंकि लैंप ब्लैक पहले बहुत ज़्यादा फेमस था, लोग लैंप से पढ़ते थे, लैंप से ही समझ में आ जाता था, है ना। तो लैंप से जो कालिक होती है बेटा, उसका बहुत यूज होता है, क्योंकि उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग 98 से 99% होती है। अब इसका यूज क्या होता है सर, ये बता दीजिए। प्रिंटर की स्याही जो प्रिंट कराते हैं आप, काले का कलर की आ जाती है आपके पेज पे, A4 साइज पे, वो क्या होता है, यही होता है, भरकर बेचते हैं लोग इसको, प्रिंटर की स्याही बनाने में, जूते की पॉलिश करने में, रबड़ टायर उद्योग में, इन सब जगह इसका यूज होता है लैंप कालिक का। समझ में आ गया? अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कार्बन की उपस्थिति यौगिकों के रूप में कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका रह जाएगा पेट्रोलियम संशोधन, संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन, यह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जितने भी डबल बांड, सिंगल बांड, ट्रिपल बांड होते हैं ना, जैसे कि इक आइक, क्या होता है, एन इन आइन, एन इन आइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। डबल बांड, सिंगल बांड, क्योंकि जो सिंगल बांड होता है वही संतृप्त होता है, जो डबल बांड, ट्रिपल बांड होता है वो असंतृप्त कार्बन होता है। इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, कार्बन की उपस्थिति यौगिकों के रूप में कैसे, यौगिकों के रूप में कैसे सर? आप घरेलू सामान यूज करते हैं, शॉप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, कुकिंग गैस यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब यूज करते हैं, मॉर्फिन यूज करते हैं, मॉर्फिन यूज करते हैं, पैराफिन यूज करते हैं, मोम यूज करते हैं, यह सभी तो हैं, यही सभी तो हैं हाइड्रोकार्बन का उपयोग कर लीजिए, जिसमें कि हम लोग कार्बनिक यौगिक के रूप में से जानते हैं। यही सब तो हैं जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जैसे एलपीजी लिक्विड पाइप पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सब क्या है बेटा, कुकिंग गैस, प्राकृतिक गैस, ये सब कार्बन की उपस्थिति यौगिक के रूप में हमको दर्शाते हैं। समझ रहे कि नहीं? एलपीजी में अगर बोले सबसे ज्यादा घटक कौन सा होता है, तो बोलेंगे ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। मीथेन की बात करते हैं तो चला जाता है सीएनजी के पास, कंप्रेस नेचुरल गैस, उसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा जो सबसे ज्यादा होती है वो कुकिंग गैस में होती है, एलपीजी में होती है ना। ये चीजें आपको पता होगा। अब आगे चलते हैं, जो हम लोग भोजन की उपस्थिति होती है, भोजन जो हम लोग लेते हैं, भोजन की उपस्थिति में प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या इसमें भी कार्बन होता है? तो हम बोले हाँ होता है बेटा, कार्बन हर जगह विद्यमान है, जैसे वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और आदि कार्बन जो भी हम लोग लेते हैं, कार्बनिक के महत्वपूर्ण यौगिक जो लेते हैं, तत्व लेते हैं, बादाम से, ये सब क्या है, सब में कार्बन होता है।
कोई वसा से निर्मित होता है, कोई प्रोटीन हमको देता है, कोई विटामिन देता है, कोई कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? शरीर को एनर्जी फुल कर दे। जो एथलेटिक्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं बेटा, आपको पता है, ग्लूकोज उनको तुरंत दिया जाता है खेलने के बाद। क्यों ग्लूकोज देते हैं? केला क्यों खाते हैं बच्चे? क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट मिल सके, तुरंत एनर्जी चाहिए उनको। चावल से तुरंत एनर्जी मिलती है, आपको पता है कि नहीं? देखिए चावल रोटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लोग यह बोलते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा बस 5 या 6% का अंतर है बस, और दोनों में लगभग बराबर ही कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चावल होता है तुरंत एनर्जी देता है, रोटी बचा के देता है भैया, बचता रहता है, एनर्जी के रूप में देता रहता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिला, प्रोटीन से क्या होता है, आपके जो शरीर के कल पुर्जे हैं, जो आपके कल पुर्जे भैया व्यवस्थित होते हैं, ऊतकों का मरम्मत होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जो रक्त में ऊतकों का ऊतक होते हैं बेटा, रक्त में ऊतक का निर्माण होता है इन सभी यौगिकों से। तो इस वजह से वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब में भी कार्बन उपस्थित होते हैं हमारे फूड में, जरूरी है। अब देखिए हम आपको बताते हैं बेटा पदार्थों के कुछ नाम, यहाँ पर लिख लीजिए आप पदार्थ के नाम लिखिए। अब इस तरह आप लिखेंगे पदार्थ के नाम, यहाँ लिखेंगे रासायनिक नेम लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला यानी जैसे रासायनिक सूत्र भैया लिखेंगे। लिखिए पहला लिखिएगा चूना पत्थर। हिंदी पे कोई नहीं जाएगा, हमारे राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, कान से सुनाई देना चाहिए सिर्फ, जो सुनने वाला होता है सबसे अच्छा, वही सबसे अच्छा लिख सकता है। तो लिखिए सुनकर, चूना पत्थर को क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक नाम क्या है चूना पत्थर का? तो बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे CaCO3 होता है, CaCO3 होता है बच्चों। इसको लिखिए। नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे खाने का सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। बताइए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है जो खाने का सोडा होता है। खाने का सोडा क्या बोलते हैं? खाने का सोडा को बोलते हैं NaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम है, लिख लीजिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है। अब देखिए NaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब एक होता है बेटा कपड़ा धुलने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। लिख लीजिए धोने वाला सोडा। अभी इसको ट्रिक से याद कराएंगे हम। धोने वाला सोडा मतलब कि सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O। देखिए इसको ट्रिक से याद कराते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम, सॉरी एक मिनट, क्या गलत लिख दिए क्या हम? खाने वाला सोडा बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम नहीं, यहाँ पे सोडियम बनाइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसमें देखिए पानी की मात्रा दिख रहा है आपको? नहीं ना? आप ऐसे समझ जाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब जो हमारे यहाँ बाई आती है खाना बनाने वाली, वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई से याद कर लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट अब किसे बोलेंगे? खाना बनाने वाले, मतलब खाना में जो पाउडर पड़ता है ना, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं क्या? मोयन घर में। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो Na2CO3 होता है। इसमें पानी की मात्रा होती है, पानी से हम कपड़े कचाते हैं, कपड़े धुलते हैं, तो इस तरह धावन सोडा याद कर लेंगे, धोने वाला सोडा, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू प्लस 10H2O, मतलब कि इंटू 10H2O रहेगा, यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा, प्लस नहीं, इंटू 10H2O। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो NaHCO3 होता है। H जो आ गया बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट से बाई का याद आ जाएगा, जो घर में खाना बनाने वाली होती है, बाई से खाने वाला सोडा, इस तरह याद हो जाएगा। अब इसके बाद एक और लिख लेंगे आप बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी कार्बन की मात्रा होती है CO2, यह हो गया। इस तरह बहुत सारे हैं। अगर हम बोलें आपसे कि आप बताइए बचवा कि कास्टिक सोडा का फार्मूला, कास्टिक सोडा का क्या होता है? तो बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे NaOH होता है, NaOH होता है। इसके बाद अगर बोले हम आपसे कि सुहागा का सूत्र बताइए, तो बोलेंगे बोरेक्स होता है। सुहागा का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये होता है सुहागा का सूत्र होता है। इस तरह बहुत सारे हैं जो आपको याद कर सकते हैं। जैसे फिटकरी का होता है K2SO4 इंटू K2SO4 Al2SO4 का थ्रायस नहीं क्या होता है फिटकरी का सूत्र? एक मिनट, Al2SO4 का थ्रायस, Al2SO4 का थ्रायस और K2SO4
K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 10H2O 10H2O भी कर सकते हैं, 24H2O बेटा, 24H2O ये होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2 ये होता है हमारा फिटकरी का फार्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम, क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, या इस तरह कैसे बोलते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह याद कर सकते हैं। अब एक चीज और लिखिएगा, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम असंतृप्त और संतृप्त लास्ट लाएंगे, पेट्रोलियम का शोधन, कल वाला वीडियो। इसमें देखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे रोगों का नाम लिखिएगा, रोग का नाम, इसमें आपको बताते हैं औषधि के बारे में, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। रोग का नाम और इसका प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग मतलब कि जो औषधि है उसका नाम, और यहाँ पर रोग का नाम। जैसे बुखार हो गया मतलब कि फीवर हो गया। फीवर में जो फीवर बताइए कैसा मतलब कि डिजीज है, वायरल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये प्रोटोजोअल है, क्या है, तो आप कमेंट करेंगे इसका। बुखार बेटा, बुखार से क्या होता है, बुखार में कह लीजिए कि जो औषधि आती है, जैसे कि आपका तुलसी का पौधा हो गया, गर्म पानी करके पीजिए, उसमें 2-3 बार पीजिए, 4 बार पीजिए, बुखार वगैरह सही हो जाते हैं। लेकिन अगर एंटीबायोटिक का बात करें, जो आप खाते हैं, दवा खाते हैं डॉक्टर की सलाह पर, उसका नाम होता है एंटीपायरेटिक होता है, इसको आप लिख लेंगे, एंटीपायरेटिक होता है बेटा। यह ज्वरनाशक होता है, इसे ज्वरनाशक भी बोलते हैं हिंदी में। दूसरा नंबर, पेट दर्द होता है, स्टमक पेन, पेट दर्द में कौन दवा खाते हैं भैया, एंटीबायोटिक, तो बताएंगे एंटीस्पास्मोडिक, क्या खाते हैं, एंटीस्पास्मोडिक, ये भी एक दवा है, औषधि है बेटा। इसमें भी कार्बन की अवस्था होती है, कार्बन की व्यवस्था होती है इसमें भी, है ना, इसको देख लेंगे। इसके बाद होता है सर दर्द के लिए हम खाते हैं, क्या खाते हैं भैया, बता देंगे बेटा कि एनाल्जेसिक, क्या खाते हैं, एनाल्जेसिक, ये सब दवा जो है ना, आप कभी भी अपने मन से नहीं खाएंगे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाएंगे। इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे कि सूचना जारी है कि इस दवा को अपने मन से नहीं खाएंगे जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं ले लेते हैं। इसके बाद बेटा लिख लेंगे आप घाव भरने के लिए होती है दवा, बहुत सारे होते हैं, सेप्रामाइसिन भी होता है, और बहुत सारी दवा होते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम, तो उसमें भी यूज होता है, कह लीजिए एंटीबायोटिक जितने भी होते हैं, प्रतिजैविक वाले प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक जितने होते हैं सब आ जाते हैं। घाव के बाद पेचिस, जो पेचिस पड़ता है आपको, पेचिस वगैरह पढ़ते हैं सबको, पेचिस हो गया, और काला, कह लीजिए कि आपका कालरा हो गया, जो बच्चों को होता है ना, कालरा हो गया। इन सब में क्या होता है, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक इसमें भी होता है, लिख लेंगे प्रतिजैविक। इसमें बेटा घाव में लिख लेंगे आप ना, रोगाणु जनक घोल, यह भी हो जाता है इसका आंसर। और इसमें प्रतिजैविक हो जाता है पेचिस और कालरा में। ये सारी बातें हैं बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग जैव द्रव्यमान, बायोमास, संतृप्त असंतृप्त कार्बन, है ना, इस सब के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग दबा कर शेयर किया करिए। आपका टेस्ट हुआ है, क्योंकि संडे को थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं ले पाए थे मैथ का, लेकिन मंडे को तो हुआ शाम को 6 बजे, तो आप दीजिए ना, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है आपके पास बेटा, आप उसको देखिए। और पूरे संस्कृत के क्लास हैं, आप उसको देखिए, सामाजिक विज्ञान के क्लास हैं, साइंस के सारे क्लास हैं, 6ठा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। इसके बाद 7वां बस खत्म कहानी। कौन कहता नहीं कंप्लीट हुआ है, बताइए। इसके बाद मैराथन, धुआंधार मैराथन होगा, आप लोग चिंता न करें, बस दबा के शेयर करें। धन्यवाद।